जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है ना कि मैथ में ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है ना तो जाइएगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ्स 2025-26 यानी 2025 और 2026। जो स्टूडेंट 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, वो ज़रूर देखें, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन जो है कि बहुत ही बेहतरीन करें, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं, ताकि आप जो है कि इंट्रोडक्शन के माध्यम से उस चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो टोटल मैंने करते करते 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 4 तक। आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपको जितना नॉलेज हुआ है ना वास्तव में मैथ में या साइंस में, क्योंकि मैथ और साइंस दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि आपका एक लेवल ही हाई लेवल रहेगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक या अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो याद रखिएगा समांतर श्रेणियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, उसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणियाँ का मतलब क्या है। देखिए, श्रेणियाँ का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। आपको समझाने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, श्रेणियाँ का मतलब समझिए कि सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। और समांतर का मतलब होता है समान सीढ़ी। मतलब कि जब आपने एक सीढ़ी देखा होगा, जैसे ये सीढ़ी है मेरे पास, ठीक है, ये सीढ़ी है, अगर तो इसमें अगर ये वाला आपने देखा होगा पैर रखने के लिए सीढ़ी में, तो देखा होगा कि पैर रखने के लिए जो जगह होता है ना वो सब समान होता है। यानी आपने यहाँ पे रखा पहला सीढ़ी पे, और दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इनके बीच की जो दूरी है ना वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। यानी इनके बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। समझ में आया? तो यानी समांतर का मतलब ही क्या होता है? समान प्लस अंतर। ठीक है, और श्रेणी का मतलब मैंने समझा दिया कि सीढ़ी, यानी जो सीढ़ी होता है ना उसके बीच अंतर क्या होता है? समान होता है। वही होता है समांतर श्रेणियाँ। अगर किसी सीढ़ी के बीच का अंतर अगर समान नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणियाँ नहीं है। बात क्लियर होगी? समझ में आया? यानी आपके सामने अगर कोई ऐसा सीढ़ी दे, सीढ़ी का मतलब होता है नंबर्स भी लिखा जा सकता है, मैं समझाऊंगा। तो अगर ये सीढ़ियों के बीच की जो दूरी है अगर वो समान नहीं है, समान अंतर नहीं है, तो वो समांतर श्रेणियाँ नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए जैसे समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आप एक चीज़ नोट करिए कि जो ये 1 है, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? तो 1 है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। 3 और 4 के बीच में कितना है? तो 1 है। 4 और 5 के बीच में कितना है? तो 1 है। यानी इनके बीच का अंतर क्या है? समान है, इसलिए यह क्या है? एपी है। क्या है? यह एपी है, यानी समांतर श्रेणियाँ है। लेकिन अगर अंतर समान ना हो, जैसे देखिए 1 2 4 5 10 है ना, ऐसे करते। अब देखिए इनके बीच का 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 5 और 10 के बीच का अंतर 5 है। यानी ये जो एपी है ना, समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं है। अगर अंतर समान है, ठीक है, क्योंकि समांतर का मतलब यही होता है कि जो दो वैल्यू होंगे ना उनके बीच का अंतर समान होंगी, तभी वो समांतर श्रेणियाँ होंगी। तो समझ में आया कि ये समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब समझिए फिर नया कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि एक मेरे पास
एक समांतर श्रेणी वाला मैं बना रहा हूं, ठीक है, सीरीज, ठीक है ना, एक सीरीज में बना रहा हूं समांतर श्रेणी में, समझिए 3, ठीक है, 9, 12, 15 ... ऐसे ये गया हुआ है, बहुत सारी संख्या। देखिए 3, 6, 9, 12 और 15 आगे गया हुआ है। अब देखिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो मैंने क्या बताया, इनके बीच का अंतर चेक करिए। देखिए इनके बीच का अंतर, देखिए 6 और 3 के बीच का अंतर कितना है, तो 3 है। 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है। 9 और 12 के बीच का अंतर 3 है। 12 और 15 के बीच का अंतर 3 है। इसका मतलब ये एपी है। ये क्या है, एपी है। बात समझ में आ गया है ना। अगर अंतर समान नहीं होगा तो समझिएगा कि वो एपी नहीं होगा। बात क्लियर हुई। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो एपी है, क्या है, ये एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, समांतर श्रेणियां है। तो समझिए, जो ये आगे वाला है ना, पहला वाला, इसे बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद। याद रखिएगा जो जो चीजें सिखा रहा हूं, क्या बोलते हैं, पहला पद। जो दूसरा है इसको बोलते हैं दूसरा पद, ठीक है, क्या बोलते हैं, दूसरा पद, ठीक है। ये 6 जो है दूसरे नंबर पे। उसके बाद 9 है, इसको बोलते हैं तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद जो तीसरे नंबर पे है। जो चौथे नंबर पे है उसको क्या बोलेंगे, चौथा पद, ठीक है। 5वें नंबर पे है उसको क्या बोलेंगे, 5वां पद, ठीक है। जो 6वें नंबर पे हो उसको क्या बोलेंगे, 6वें पद या 6वें पद। बात समझ में आ गई ना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहले पद को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनिए, या तो आप A1 लिखेंगे या केवल A, ठीक है। A1 या A लिखेंगे तो इसका मतलब वो पहले पद की बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा पद के लिए आप हमेशा लिखिएगा A2। क्या लिखिएगा, A2। बात क्लियर होगी। तीसरा के लिए A3, चौथा के लिए A4, ऐसे ही A5, पांचवा के लिए ... समझ में आ गया। पहले पद को हमेशा A1 से या A से डिनोट करेंगे, दूसरे पद को A2 से, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवे को A5, ऐसे करते करते आप डिनोट करोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि कैसे कैसे डिनोट करना है पहले पद को। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब समझिए, देखिए अब एक चीज क्या है, ठीक है, कि अब हमने देखा कि पहला पद क्या है, A1, दूसरा पद क्या है, A2, है कि नहीं, तीसरा पद क्या है, A3। देखिए जब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जब लिखोगे तब उसके साथ A1 लिखना, और जब ये सब नहीं होगा तो केवल A लिखना। समझ गए ना बात, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4 ... ऐसे पद बना हुआ है ना, है कि नहीं। A1 के जगह पे 3 है, A2 के जगह पे 6 है, A3 के जगह पे 9 है और A4 के जगह पे 12 है। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये कौन सा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे कंप्लीट ना। चलिए अब मेरी बात सुनिए। अब हम इसके बीच का क्या निकाल रहे थे, अंतर निकाल रहे थे ना। क्या निकाल रहे थे, अंतर, ठीक है ना। तभी तो मैं चेक कर रहा था ना कि क्या इनके बीच का अंतर समान है। तो जो अंतर होता है ना उसे बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर। ये पॉइंट याद रखिएगा, इनके बीच का जो अंतर होता है ना, 3 और 6 के बीच का अंतर, उसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर। और इसे लिखते हैं डी से। क्या लिखते हैं, डी से। कैसे लिखते हैं, डी से। याद रखिएगा कि पहले पद और दूसरे पद को किससे लिखते हैं, और अंतर लिखते हैं, है ना। जो सर्वांतर होता है यानी सबके बीच का, सर्वांतर का मतलब होता है सबके बीच का अंतर। सबके बीच का जो अंतर है वो किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, अब समझिए क्या घटा रहे थे, 6 में से 3 घटा रहा था, 9 में से 6 घटा रहा था, 12 में से 9 घटा रहा था, 15 में से 12 घटा रहा था, ऐसे ही ना घटा रहे थे। इसका मतलब अगर इस A1, A2, A3, A4 के रूप में लिखूं तो क्या होगा, A2 माइनस A1। क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से पहले को घटा रहे थे ना जी, यहाँ पे 6 में से 3 तो दूसरे में से पहले को, बराबर A3 माइनस A2। A3 में से A2 यानी 9 में से 6 घटा रहे थे, है कि नहीं। तो ये A3 है और ये A2 है। ऐसे ही बराबर A4 माइनस A3,
ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। यानी आपने देखा कि जो डी का मान है वो सब में बराबर आ रहा था। अगर सब में बराबर आएगा किसका मान, डी का मान, तभी वो एपी होगा। मैंने समझाया था कि जितने भी नंबर्स होंगे उनके बीच का अंतर अगर समान है तभी वो समांतर श्रेणियां हैं। तो अगर ये डी का मान a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 अगर आप लिखते हो और ये सब बराबर आ रहे हैं तो समझिएगा कि वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। बात क्लियर होगी। चलिए अब एक बात समझिएगा, यहीं से अब ये दो चीजें आपको समझाया, ये पहला चीजें समझाया और ये दूसरा चीजें। अब तीसरा चीजें समझिए, यही तीन चीजें आपको समझना है, ठीक है। इन तीन चीजों से आपका प्रश्नावली जो स्टार्ट करूंगा 5.1, यही तीन चीजों से आप पूरा प्रश्नावली सॉल्व कर लोगे। तो देखिएगा, चलिए अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है, समझिएगा कि देखिए ये 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है ना, ऐसा ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज समझ में ना। अगर मैं पूछूं कि बताइए 10वां पद कौन सा होगा, है ना, 10वां पद, 10वां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो 10वां पद यानी देखिए पहले पद पे 3 है, 5वें पद पे क्या है 15 है, तो ऐसे ही 10वें पद पे क्या आएगा। तो अब समझिए कैसे निकालोगे। देखिए जितना पद निकालना होगा ना, जितना पद निकालना होगा वो होता है n का मान। क्या होता है, n का मान। यानी यहां पर लिख दूंगा nवा पद, है ना। 10वां पद का है तो n के जगह पे 10 लिखोगे, अगर 5वां पद कहता तो n के जगह पे 5 लिखते, ठीक है। तो nवा पद, nवा पद जब भी निकालना हो कि कौन सा होगा, अगर मैं पूछूं कि इस समांतर श्रेणी में 20वां पद कौन सा होगा, 20वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो यानी nवा के जगह पे क्या लिखेंगे 20वां पद। अब कौन सा फार्मूला बनाएंगे, तो ध्यान सुनिए, nवा पद के लिए होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला बस लगा देना है। क्या करना है, लगा देना है, समझ गए ना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n माइनस 1 में d से गुणा कर देना है, समझिएगा। अब n के जगह पे कौन सा पद है, 10वां पद, तो क्या रखूंगा a10 बराबर a का मान। इसमें बताइए a का मान क्या है, पहला वाला है ना, a1 था ना, a याद आया। चलिए तो 3 प्लस n कितना है 10, है ना, n का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, इनके बीच का अंतर कितना है, डी का मतलब क्या था, सर्वांतर है ना, तो a2 माइनस a1 कितना है, ये 3, कितने का अंतर है, 3 का अंतर। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 3, यानी 3 प्लस 27 बराबर 30, यानी 10वां पद कौन सा होगा, तो 30 होगा। यानी a10 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मैं समझाया था, इसका हो जाएगा आंसर। यानी ये समांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा, 30 होगा। कैसे निकालना है, इस फार्मूले के बेस पे, समझ में आ गया। चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट और चीजें समझाता हूँ, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। अब देखिए ये हो गया हमारा 10वां पद कि कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आपके सामने ये श्रेणी आ जाए और आप पहचान लिए कि ये समांतर श्रेणी है, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 20वां पद कौन सा होगा, छठवां पद कौन सा होगा, या 100वां पद या 200वां पद कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे, सुनिएगा। जितना पद पूछा है ना, जितना पद पूछा है, यानी 10वां पूछा है या 20वां, है ना, 25वां, 100वां, है ना, 60वां, ऐसे पद आपसे पूछा है, जो भी पद पूछा है उसको लेना है, यानी nवां पद, ठीक है, जो पद पूछा रहेगा उसको लेना है, nवां पद गुणे आपको करना क्या है, a, और a क्या है, पहला पद, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है पहला पद। अगर आप ये कर देते हो ना तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ये बोर्ड के एग्जाम में हमें देना है क्लास 10 में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए अब ये पूछा था हमसे कि 10वां पद बताइए, तो nवां पद के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 गुणे पहला पद क्या है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा
30, देख रहे हैं ना, ये आ गया। तो कंपटीशन के एग्जाम में ये लागू होगा। अब मान लीजिए मैं पूछा होता कि बताइए 25वां पद, कौन सा पद, 25वां पद, तो आपको क्या करना है, 25 गुणे पहला कितना है, 3 है, तो हो जाएगा आपका 75 आंसर। ये बात समझ में आया, कितना आसान है। तो ये कंपटीशन के लिए है और ये आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो आप जब इससे भी सॉल्व करोगे देखिएगा 25वां पद के लिए 75 आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 चीजें आपको समझना जरूरी था। अब समझते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ और प्रश्न रखूंगा और प्रश्नों के साथ आपको समझाऊंगा कि देखिए कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा देखिए, ठीक है। चलिए एक मैं लिखता हूं समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25, 30 ... ठीक है, यह है एक प्रश्न। अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि 50वां पद कौन सा होगा, है ना। 50वां पद यानी 50वें नंबर पे क्या आएगा, ये पूछा है। दूसरा इसमें क्वेश्चंस क्या है कि ए का मान बताइए, है ना, और डी का मान बताइए। यानी ए का मतलब क्या है, पहला पद, और डी का मतलब होता है सर्वांतर, ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पद 125 होगा, यानी कितने नंबर पे ये 125 आएगा। जैसे देखिए ये 25 कितने नंबर पे आया है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 25 आया है, 6वें नंबर पे 30 आया है। ऐसे ही कौन सा पद, यानी कौन सा वह पद पे 125 होगा। ये 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यह है पहला, यह है दूसरा और यह है तीसरा। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। देखिए पूछा है 50वां पद। तो 50वां पद मैंने आपको समझाया था कि 50वां पद के लिए यानी nवां पद है कि नहीं, यही फार्मूला समझाया था। यानी हमसे क्या पूछा है, 50वां पद। तो 50वां पद, अब 50वां पद के लिए फार्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है आपका, तो आप देखेंगे ए का मान यहाँ पे है 5 प्लस एन माइनस 1, एन का जगह पे क्या है 50, है ना, यहाँ पर रख देता हूँ 50। तो 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का अंतर कितना है इनका, 5 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 49 गुणे 5, 9 × 45 का 5, 20 और 4 24 प्लस ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा, 250, यानी 50वां पद कौन सा होगा, तो 250 होगा। ठीक है, ये यानी ए 50 बराबर हो गया 250, ये आंसर होगा पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ए का मान बताइए, यानी प्रथम पद क्या है, तो ए बराबर है आपका 5 और डी का मान पूछा है। तो डी का मान जानते हैं ना, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है आपका, 10 माइनस a1 बराबर 5, बराबर हो जाएगा 5। देखिए a2 माइनस a1 हम लोग देखे थे कि नहीं, चाहे a3 माइनस a2 कर लीजिए, चाहे a4 माइनस a3 कर लीजिए, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि कौन सा पद 125 होगा। इस बार क्या किया है ना कि 125 दिया है तो इसका मतलब n का मान पूछा है, किसका, n का मान, क्योंकि कौन सा पद, तो nवां पद हम जानते हैं, तो nवां पद यानी n का मान पूछा है। तो देखिए कौन सा पद ये दिया है, an का मान दिया हुआ है 125, क्योंकि देखिए a 50 का मान 250 आ रहा था ना, ऐसे ही an का मान जो है कि 125 दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ है 125, है ना, बराबर a का मान कितना है आपका ऊपर
5 प्लस n-1 इंटू 5, है ना। चलिए 125 बराबर 5 प्लस गुणा करेंगे तो 5n-5। देखिए ये कट जाएगा, 5 प्लस में है या माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 125 बराबर 5n, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 125 बराबर 5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी n बराबर कौन सा पद आ जाएगा 25वां पद। ठीक है, 25वां पद क्या हो जाएगा 125 होगा, है ना। 25वां पद ही क्या होगा 125 होगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो इस फार्मूले पे करके देखिएगा, 25वां पद निकालिएगा, क्या 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज। तो 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, आप इसको भी कॉपी पे नोट करिएगा, साथ में ही एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए ये जो स्थितियां दी गई हैं पहला, ठीक है ना, इसका जो है कि आपको एपी बनाना है। अगर बनाओगे, अगर एपी है तो क्यों है, ये भी हमें मेंशन करना है। तो मैं आपको बताया था कि देखिए समांतर श्रेणी तभी होंगी जब उनके बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। अगर मैं ये स्थितियों को सॉल्व कर रहा हूं और चेक करूंगा कि इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं है, अगर समान है तो मैं कहूंगा कि ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब समझिए, मतलब स्टार्ट में आप पहले किलोमीटर जाते हो ना तो 15 रुपया किराया है, उसके बाद जब अगला किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया और जुड़ जाएगा, उसके बाद और अगला जाओगे तो उसमें और 8 रुपया जुड़ जाएगा, उसके बाद और जाओगे तो 8 रुपया जुड़ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर का किराया तो 15 रुपया है, लेकिन बाकी में अतिरिक्त किराया 8 रुपया बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रत्येक किलोमीटर पे। यही कहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है क्या है 8 रुपया है। तो देखिए अब हमें कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। सबसे पहले तो लिखूंगा हल, और कह रहा था, क्या कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो लिखूंगा प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो कितना है 15 रुपया, यही नाम से कहा है। अब दूसरे किलोमीटर जब चलेगा तो बताइए, पहले तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिया, लेकिन जब दूसरे किलोमीटर के लिए जाएगा तो उसमें 8 रुपया और बढ़ा के देगा। तो लिखूंगा दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा 15 प्लस 8, ठीक है, बराबर कितना आया तो 23 रुपया। चलिए ऐसे ही तीसरे, है ना, तीसरे किलोमीटर के लिए आ रहा समझ में कितना होगा, तो जो 23 रुपया है इसमें अब फिर से बढ़ा के 8 रुपया देगा, तो कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 11 यानी 31 रुपया। ऐसे ही चौथे किलोमीटर के लिए, है ना, कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 बराबर 39। ऐसे ही ना, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पे वो बढ़ाते जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे 5वें, 6वें, 7वें ऐसे करते करते होगा। तो हमने देखा पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे के लिए 23 रुपया, और तीसरे के लिए 31 रुपया, और चौथे के लिए 39 रुपया। ऐसे आप 5वां, 6वां निकाल सकते हैं। बस आपको यही 4 तक निकालना है, ठीक है। अब निकालने के बाद इसको लिखेंगे श्रेणी के रूप में। अतः श्रेणी क्या बनेगा
तो पहला किराया 15 रुपया, दूसरा बनेगा 23 रुपया, और तीसरा बनेगा 31 रुपया, और चौथा बनेगा 39 रुपया। ऐसे डॉट 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 करके बनेगा। अब हमने ये बना लिया, कह रहा था ना कि सूची एपी है, ये एपी में बना है। अब इसे चेक करना है, और क्यों है ये एपी, चेक करेंगे कि एपी है भी कि नहीं है। अगर होगा तो लिख देंगे कि यह जो श्रेणियां है वो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं होगा तो लिख दूंगा कि असमांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचानोगे, तो मैंने बताया था ना, उनके बीच का अंतर निकालो। तो देखिए इसके बीच का अंतर निकालते हैं, तो अब लिखेंगे सार्वांतर। क्या लिखेंगे, सर्वांतर। और सर्वांतर डी बराबर क्या होता है जी, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। आप चाहे तो 2 निकालिएगा, सिर्फ कितना, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। मैंने 3 तक निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे A4 तक यहाँ पे निकाला हूँ। देखिए A1 A2 A3 A4, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया पूरा। अब देखूंगा अगर सब में बराबर आ जाएगा ना, तो मैं कह दूंगा कि यह समांतर श्रेणी है। तो देखिए D बराबर A2 का मान कितना है आपका 23 है, 23 माइनस A1 कितना है 15 बराबर A3 कितना है आपका 31 माइनस 23, A4 कितना है 39 माइनस 31। अब घटाइए, D बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर 8 बराबर 8। यानी हमको दिख रहा है कि D का मान सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है ये, समांतर श्रेणी है। अब लिख दूंगा इसके नीचे, क्या लिखूंगा कि इसमें सार्वांतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है। क्या है, यह एपी में है ना। बस ये हो गया, यही चीज़ आपको करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं पहले का ही दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए पहले का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, एक बेलन है और उसमें जितना भी हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब उसमें से हवा निकालने वाला एक पंप है, ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी जितना हवा पहले था, फिर उसमें से उसका 1/4 निकाला, फिर जब शेष बचा, फिर उस शेष का 1/4 बाहर निकाल रहा है। यही बात उसने कहा है। तो बताइए कि ये एपी है कि नहीं है, ये चीजें देखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा था कि हवा की मात्रा है। अब मुझे यही नहीं पता कि हवा की मात्रा है कितनी, तो मान लूंगा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1। कितना मान लिया, 1, ठीक है। अब कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है ना, वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4, अभी फिलहाल में बेलन में कितना हवा है, 1, तो इसी का ना, यानी शेष हवा का, तो इसी का 1/4 इसी में से निकल जाएगा। तो लिखूंगा क्या, ठीक है, कि पहली बार, है ना, पहली बार में निकाली गई हवा, है ना, पहली बार में निकाली गई जो हवा है, तो जितना हवा है ना, उसका, उसमें से क्या करना है कि उसी का 1/4 माइनस कर देना है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बार, है ना, दूसरी बार में जो निकाली गई हवा है वो क्या होगा, तो जितना शेष बचा हुआ है, देखिए हवा कितना अब शेष बचा हुआ है, 3/4, है ना, क्योंकि बाकी हवा तो निकल चुका है, अब कितना बचा है, 3/4। तो जितना बचा है उसमें से घटाना है उसी का 1/4, ठीक है। तो क्या होगा ये 3/4 माइनस 3/4,
16, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 3 12 यानी 9/16। ठीक है, चलिए ये दूसरी बार है। ऐसे ही तीसरी बार है ना, तीसरी बार जो हवा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो 9/16 माइनस 9/16 का ही 1/4 निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9/16 माइनस 9/64, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 64, ऊपर हो जाएगा 27, है ना। 4 36, हाँ 27/64। समझ में आया। यानी पहली बार देखिए, पहली बार जब निकाला गया था तो इतना बचा था, लेकिन उसके पहले शुरू में कितना है, ये है 1। तो इसको जो माना हो बेलन के उपस्थित हवा की मात्रा, ये पहली बार यानी शुरू में 1 था, तो ये अब जो पहली बार मैं निकाल रहा हूं, ये अब इसके अकॉर्डिंग दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। ये पहली बार इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं निकाल रहा हूं, लेकिन इससे भी पहले कितना था, 1 था। तो अब लिखूंगा अतः श्रेणी क्या बनेगा आपका, पहले था 1, दोबारा कितना हुआ 3/4, उसके बाद कितना हुआ 9/16, उसके बाद 27/64 ... ये बना। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपका डी। तो यानी डी बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। चलिए A2 का मान कितना है यहाँ पे 3/4 माइनस 1 बराबर A3 कितना है 9/16 माइनस 3/4 बराबर A4 है 27/64 माइनस 9/16। हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 को, अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 3/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 यानी -1/4। ठीक है, किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, डी का। तो ये हो गया 1/4। अब ये देखता हूँ कि क्या ये भी 1/4 आता है, तो नीचे हो जाएगा 4 3 12 यानी -3/16। देखिए तो बराबर ही नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका भी चेक करता हूँ क्या होगा। तो 16 चौक 64, 36 यानी -9/64 होगा। क्या होगा 9/64। अब आप देखेंगे कि डी का मान बराबर नहीं है, इसलिए इक्वल टू नोट कर देता हूं। तो लिखूंगा अतः सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। क्या नहीं है, यह एपी नहीं है। बस हो गया। यही आपको चीजें करना है कि एपी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, तो यही आपको दिखाना था। ये हो गया पहले का दूसरा प्रश्न, कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं पहले का तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पहले का, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई जो लागत है ना, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है कि 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब पहले स्टार्टिंग में जब खुदवाएंगे तो वो होता है 1 मीटर की खुदाई का दाम है 150 रुपया, लेकिन उसके बाद जब आप खुदवाएंगे ना, दूसरा जब मीटर खुदवाएंगे तो 50 रुपया और बढ़ा के देंगे, जब तीसरा खुदवाएंगे तो उसमें 50 रुपया और बढ़ा के देंगे, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वही है जैसे मैंने पीछे बताया था। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। लिखेंगे कि एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो लिखूंगा प्रथम मीटर कुएं खुदाई की लागत कितना रुपया है, तो आपका 150 रुपया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात,
कि और जब बाद में प्रत्येक मीटर आप बढ़ा रहे हो तो कितना 50 रुपये तो बढ़ रहा है ना, तो फिर लिखूंगा दूसरी, है ना, या दूसरे मीटर कुएं खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 रुपया, तो आपका हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा, है ना, तीसरे मीटर कुएं खुदाई की लागत। आप हिंदी जरूर लिखिएगा। तो 200 रुपया प्लस 50 रुपया और बढ़ गया तो कितना हो गया 250 रुपया। ऐसे ही चौथे, है ना, चौथे मीटर, है ना, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 आपका हो जाएगा 300 रुपया। कितना रुपया 300 रुपया। बस इतना ही तो आपको निकालना था। अब क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी क्या बनेगा 150, दूसरा बनेगा आपका 200, तीसरा होगा 250 और चौथा होगा 300 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो क्या नीचे निकालूंगा डी क्या है सर्वांतर। तो डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 का मान कितना है 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस, है ना, 150। ठीक है, 250 में से 200 नहीं 200 है। ठीक है, A2 का मान कितना है 200। चलिए बराबर A4 है आपका 300 माइनस A3 है 250। अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 बराबर 50 बराबर 50, यानी डी का मान बराबर आ रहा है ना, तो लिखूंगा कि अतः सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह एपी है। क्या है यह एपी है। बस इतना ही करना था, हो गया। यही हमें बताना है कि देखिए क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये था पहले का। तीसरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब चलते हैं पहले का चौथे प्रश्न पे। चलिए देखते हैं पहले का चौथा प्रश्न। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक, है ना, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए, यानी ये जो है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है कोई भी राशि, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ध्यान सुनिए। फार्मूला यानी मिश्रधन ए बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 का पावर टाइम। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, यानी मिश्रधन बराबर ये राशि है P और ब्रैकेट में 1 प्लस R क्या है तो वार्षिक दर है बटे 100 का पावर T। समय का मतलब कि 1 वर्ष के लिए T बराबर 1 रखेंगे, 2 वर्ष के लिए T बराबर 2 रखेंगे, 3 वर्ष के लिए 3 रखेंगे। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब ये प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है ना वो 10,000 की राशि, 10,000 की राशि का मतलब होता है P का मान दिया है 10,000, 8% का मतलब कि R का मान दिया है, और मैं वार्षिक कह रहा है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके रखूंगा। तो चलिए लिखते हैं हल और लिखेंगे, है ना, पहले वर्ष, है ना, पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, और ये कौन सा ब्याज है चक्रवृद्धि ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है ये, ध्यान रखिएगा फार्मूला। ठीक है, तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा यानी ए बराबर क्या होगा, P का मान कितना है आपका तो 10,000, 10,000 राशि है ना इसलिए P का मान है। ठीक है, कोष्टक में 1 प्लस R का मान कितना है आपका 8/100, बंद कर दीजिए। T का मान कौन सा, पहले वर्ष 1 वर्ष है ना, T का मान 1 हो गया, ये हो गया। ऐसे ही दूसरे वर्ष, है ना, दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का मिश्रधन A बराबर क्या हो जाएगा तो वही होगा आपका 10,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस
8/100 पावर 2, क्योंकि दूसरे वर्ष में समय कितना हो जाएगा दूसरा, तीसरे वर्ष है ना, तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मिश्रधन A बराबर, बस वही कुछ नहीं करना है आपको, समय का क्या कर देना है ना, समय का पावर क्यूब कर देना है, हो गया। ऐसे ही चौथे वर्ष, ठीक है, A बराबर 10,000 1 + 8/100 का पावर 4, यही हुआ मिश्रधन, यही ना हुआ जी। अब ये श्रेणी बन रहा है तो लिखेंगे अतः श्रेणी, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके अपना समय वेस्ट मत करिए, लिख दीजिए श्रेणी क्या बना, यही ना 10,000 1 + 8/100 का पावर 1, दूसरा क्या बनेगा 10,000 1 + 8/100 का पावर 2, ऐसे तीसरा क्या बनेगा 10,000 1 + 8/100 का पावर 3, ऐसे डॉट डॉट, मैं चौथा नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे बना। अब हमें देखिए, आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है कि इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, कभी भी बराबर आ ही नहीं सकते, मतलब कि सर्वांतर इनके बीच का अंतर बराबर नहीं हो सकता। तो कहेंगे कि अब देखिए, निकालेंगे पहले सर्वांतर, ठीक है, निकालिए। D बराबर फार्मूला वही, क्या चीज़ A2 - A1, A2 - A1, और उधर निकाल देता हूँ A3 - A2, है ना। इस बार 3 तक लिखा हूँ इसलिए यहीं तक कर दिया, अगर चौथा लिखा होता ये वाला भी वहाँ पे तो कर देता, बस 2 ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा डिजिट बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने 2 ही तक किया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि देखिए सॉल्व नहीं करेंगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ध्यान सुनिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो उनके बीच का अंतर कभी भी समान नहीं हो सकता, ठीक है। तो नीचे लिख देता हूं कि अतः चक्रवृद्धि ब्याज में समान ब्याज, है ना, अर्थात सर्वांतर, है ना, समान ब्याज अर्थात सर्वांतर, समान अगर ब्याज है इसका मतलब कि समान अंतर हो रहा है ना ब्याज में, तो सर्वांतर बराबर नहीं होगा, है ना, और नहीं होगा इसलिए ये क्या है, इसलिए AP नहीं है, क्या नहीं है, ये AP नहीं है। बस इतना ही आपको करना है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पे मिश्रधन निकाला जाएगा ना, तो उनके ब्याज का जो अंतर है ना कभी समान नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। अगर वही चीज कहा होता कि क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में ना हमेशा बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर नहीं होता है। तो ये था पहले जो प्रश्नावली है 5.1, ठीक है, इसके पहले का टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, ऐसे ही करते करते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि वीडियो के साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट सीखिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ें और चीज़ें सीखें। जय हिंद।